Good morning students. Today we are here again for new video, for new topic. तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने हाइड्रोजन की तरफ रिएक्टिविटी देखी थी ऑक्सीजन फैमिली की। अब हम देखेंगे किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं। आपने शायद पढ़ भी रखा होगा, तो उस चीज़ को हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपटीशन के हिसाब से भी और आपकी पर्सनल नॉलेज के हिसाब से भी। ये जो टॉपिक हम करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। अब इस सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि इसकी स्ट्रक्चर वगैरह की बात करेंगे, इसमें जो बॉन्डिंग है वो किस तरह की होगी। तो आपने कभी सुना होगा, बुक में पढ़ा होगा, या आपको किसी टीचर ने पढ़ाया भी होगा, आपके टीचर ने, और हो सकता है वो बच्चे देख रहे हैं जिनको मैंने पढ़ाया तो पढ़ाया भी होगा। एक होता है पी पाई बॉन्डिंग, एक होता है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, एक होता है डी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग एक्सेल में होती क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो पूरा उसके बारे में होगा, और अगर आप उसको सीरियसली देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सीखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है उसमें मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ SO2 को। हम SO2 के बारे में पढ़ेंगे। हमें SO2 की स्ट्रक्चर पढ़नी है, हमें SO2 की हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है, हमें SO2 के बारे में पढ़ना है कि भाई SO2 जो है वो उसमें किस तरह की बॉन्डिंग होती है। सिग्मा बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह के होते हैं। तो आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं अच्छे से पढ़ी होंगी उम्मीद करता हूँ। तो उनमें भी जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की ओवरलैपिंग होती है तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ओवरलैपिंग जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग बोलते हैं। अगर बॉन्डिंग इस तरीके से टेक्स प्लेस कर रही है, पाई बोलते हैं इसको। साइडवेज ओवरलैपिंग अगर हो रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो पाई भी दो तरीके से हो सकता है। चलो सिग्मा तो किस किस में होता है, इस चीज़ को अभी आपको ध्यान रखना है। सिग्मा होता है एस में, पी में, ठीक है, और एस पी में। इनमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। और अगर पाई बॉन्ड की मैं बात करूं तो पाई बॉन्ड किस किस में होता है, जनरली पी में होता है, पी डी में होता है। इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये क्या है, पी पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है ये पी, और ये पी ऑर्बिटल है, उसके साथ पी ऑर्बिटल है। अगर साइडवेज ओवरलैपिंग, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हो रही है सिग्मा, साइडवेज हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, पाई। अब पाई बॉन्ड क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास क्या है, डी ऑर्बिटल है, जैसे कि एक तो कौन सा हो गया, पी, और एक क्या हो गया, डी हो गया हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी क्या है, साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है, पाई बॉन्ड बनेगा। लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, पी पाई डी पाई बॉन्ड कहेंगे। अगर आप देखो P और P में हो रहा है साइडवेज तो उसको हम क्या बोलेंगे, पी पाई। लेकिन अगर P और D में हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पी पाई डी पाई। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि अगर पी पाई बॉन्ड है तो वो पी पाई डी पाई से क्या होता है, स्ट्रोंगर होता है। स्ट्रोंगनेस किस पे डिपेंड करती है, ओवरलैपिंग पे। जिसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है वो मजबूती से जुड़ जाएगा, देयर विल बी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इट मीन्स इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के दौरान जो होती है ओवरलैपिंग वो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। अब गौर करिएगा, जो पाई बॉन्ड है ना, ये दोनों में पाई है, तो पी पाई इज स्ट्रॉन्गर देन पी पाई डी पाई। वजह बता रहा हूँ, ओवरलैपिंग इसके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो पी पाई बॉन्ड होता है वो स्ट्रोंगर होता है किससे, पी पाई डी पाई से, बिकॉज ऑफ ग्रेटर ओवरलैपिंग। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम पढ़ते चलेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि भाई ये ओवरलैपिंग कब होती है और ये ओवरलैपिंग कब होती है। इस चीज़ पे आप गौर करिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़िए, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। तो अब हम SO2 की बात करें तो किन किन चीज़ों पे हमें फोकस करना है। हम देखेंगे
कि SO2 की स्ट्रक्चर कैसी है। तो SO2 की स्ट्रक्चर ये है, इस पे एक लोन पेयर होता है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है। ये स्ट्रक्चर हम आसानी से बना सकते हैं। कैसे पता चला? जैसे SO2 हमारे पास है तो इस SO2 में हम क्या करेंगे, इसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका आता होगा, आप सभी को आता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं 6 होते हैं, प्लस ऑक्सीजन के लिख देते हैं, एक ऑक्सीजन में 6 है वैलेंस, तो 6 टू से कितने हो गए 12, और उसको 8 से क्या कर रहे हैं हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, ये 18 हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास 18 है तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे 8 टू से 16। ठीक है, 16 2 बचा है, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 1 आ गया, तो +1। इसका मतलब मैं ये तरीका बता सकता था कि जितने आपके पास सिग्मा बॉन्ड हैं और क्या है लोन पेयर हैं, उससे आप बता सकते हो हाइब्रिडाइजेशन। 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक ये है, तो टोटल कितने हो गए 3। और जिस केस में 2 आए उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 आए sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 आए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं 2 और 1 कितना हुआ 3, तो इसका मतलब इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। अब हमें चीज़ क्या देखनी है कि इसमें ये मेथड मैंने इसलिए बताया कि इसमें हम आसानी से देख सकते हैं 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक क्या है लोन पेयर है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इस केस में आपको करना क्या है, अब बहुत अच्छे से देखना है आपको। SO2 की मैं बात कर रहा हूँ, तो कैसे पता करेंगे कि कितने सिग्मा हैं कितने पाई बॉन्ड हैं। तो यहाँ पर मैं SO2 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं SO2 की स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखिएगा इसमें सल्फर के कितने बॉन्ड हैं। सबसे पहले आप ये देखोगे 1 2 3 4, जो सल्फर के जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वो कितने हैं 4 हैं। अब 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसको वैलेंस मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने चाहिए 4 चाहिए। ठीक है, तो मैं सल्फर की पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4 हो गया। ठीक है, तो 3p4 तो हो गया, उसके बाद जो है 3d 0 हो जाएगा, वैकेंट d ऑर्बिटल खूब पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो अब आप देखिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं हम यहाँ से। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4, और d कैसा है वैकेंट है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि इसके अंदर होने कितने चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होने चाहिए, लेकिन हैं कितने 2। तो ये ग्राउंड स्टेट है। अगर हम बात करें एक्साइटेड स्टेट की, तो एक्चुअल में इनमें एनर्जी गैप कम है। जब हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पहले पहुंचेगा, जंप करके चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा पेयर्ड में से। तो अब आप देखना क्या हुआ, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन हैं, और यहाँ पर कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हम देख सकते हैं 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 ही बॉन्ड है, तो काम चल जाएगा अब हमारा। इसके बाद हमें देखनी है इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बता दिया था sp2, कहने का मतलब एक s और 2 p, ये हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो मैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन को अलग से ऐसे लिख देता हूँ sp2। ठीक है, s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये s के 2 इलेक्ट्रॉन p के 2, ये अलग बन गया है ऑर्बिटल, इसकी हम बात करें sp2। ठीक है, अब एक बच गया, ये कौन सा बच गया, इस पे तो मैं sp2 लिख देता हूँ, ये सारे sp2 हैं। इसको मैं क्या लिख दूँ p लिख दूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ d, ये d है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक। बेटा sp2 लिखा है मैंने, sp2 अलग से लिख दिया, p जो बचा अलग से लिख दिया, d का ये इधर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, इस बात को गौर से देखिएगा। ऑक्सीजन में जो होता है 2s2 2p4, मतलब 2p4 है हमारे पास 1 2 3 4। ठीक, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 2 3 4, ये पहले ऑक्सीजन का है। दूसरे ऑक्सीजन के जो वैलेंस है वो यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है,
अब आप देखिएगा इस पे एक अनपेयर्ड है तो एक अनपेयर्ड ये चला जाएगा, इसको पेयर अप कर देगा। यहाँ मैं इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, यहाँ से गया है, यहाँ जो है इसको ये दे देगा, तो यहाँ मैं कह देता हूँ ये, ठीक है। अब आप देखना ये दो सिग्मा बॉन्ड तो बन चुके हैं एस और ओ के बीच में, ठीक है। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ये बचा है, तो ये क्या करेगा, इसको पेयर अप कर देगा। ध्यान दीजिएगा ये बचा हुआ इधर पेयर अप कर देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक यहाँ का इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। सारे पेयर अप हो गए। तो यहाँ ये तो sp2 में था, ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है। इसका p और इसका p, तो इसको मैं क्या नाम दे दूँ, p पाई बॉन्ड कह देता हूँ। अब मैं इसकी बात करूं तो ये तो p ऑर्बिटल है और ये कौन सा है d, तो इसको मैं क्या नाम दे दूं, p पाई d पाई बॉन्ड कह देते हैं हम इसको। तो अगर मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में एक तो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद जो हैं वो पाई हैं, एक तो p और p के बीच में बना है तो p पाई, और एक p और d के बीच में बना है तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, p पाई d पाई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप गौर करिएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए SO2 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2। SO2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, आप बैंड स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं। आपसे पूछा जाए इसमें कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, तो आप क्या कहोगे, 2 सिग्मा है और 2 पाई हैं। आपसे पूछा जाए कि इसमें पाई बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, तो आप कहोगे 1 p पाई एंड 1 p पाई d पाई बॉन्ड होता है। ये आपको देखना है, ज़्यादा सरदर्द करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा मेथड है। एक एग्जाम्पल और दूंगा और चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लेना एक। अब आप ये कहोगे जी इसका हमें क्या पता कि ये पाई बॉन्ड ही बने हैं, तो पाई बॉन्ड आपको मैं बता देता हूँ कि अगर हमारे पास इस तरीके से है ये, ठीक है, p ऑर्बिटल है वो ऐसे होता है 3 परपेंडिकुलर px py pz। अब ये पहले इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे आ गए तो ये कौन सी हो गई, सिग्मा बॉन्ड। ये जो भाई साहब बच गए ये कैसे बनाएंगे, पाई। ये जो नीचे की तरफ बचे हैं ये वाले, ये भी कैसे बनाएंगे, पाई। तो 2 पाई बनेंगे क्योंकि एक सिग्मा इनके बीच में बन चुका है, ठीक है। तो एक सिग्मा ये था और एक सिग्मा इसमें था, फिर एक पाई इसने बना दिया, एक पाई इसने बना दिया, तो p पाई और p पाई d पाई बॉन्ड बन जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, उससे और स्थिति क्लियर हो जाएगी। अगर मैं बात करूं SO3 की, SO3 के केस में आपसे पूछ लिया जाएगा तो SO3 के आप पहले स्ट्रक्चर बनाओगे, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है और डबल बॉन्ड O है, SO3 है हमारे पास। हाइब्रिडाइजेशन आप देखिएगा 6 + 6 + 6 + 6, 6 इसके 6 इसके 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 8 से हमने डिवाइड कर दिया तो 3 आ गया। 3 के केस में वही sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक। तो अब आप इसमें क्या करोगे, जो सल्फर हैं उसके टोटल बॉन्ड कितने, 6 हैं, आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6। पहले में 4 थे तो हमने पहले आपको बता दिया था कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे, इस केस में हमें कितने चाहिएंगे, 6। हमने सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, ठीक है। हमने लिख दिया जो वैलेंस था 3s2 एंड 3p4 लिख दिया। हमने लिख दिया s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, p में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, और d हमारे पास क्या था, वैकेंट था, ठीक है। अब अगर मैं आपको बात करूं कि एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, स्टार लगा दिया है मैंने, तो क्या होगा, ये इधर जंप करके चला जाएगा। हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप क्या करोगे इसमें, ये हो गया हमारे पास। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूं तो 4 हुए हैं, लेकिन हमें चाहिए कितने, 6 चाहिए। तो एक ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके उधर जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 2 3 5 और 1 6। अब हमारे पास 6 क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 6 बॉन्ड में हमें बनाने हैं। अब हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, और तीनों ऑक्सीजन के आखिर में आपको पता ही है 3p4 होता है, 3p4 होता है एंड 3p4 होता है, सॉरी 2p4 होता है इस केस में,
ठीक है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 2p4 होता है, जबकि सल्फर की बात करें तो 3p4 होता है। अब आप देखिएगा इसके पास, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हमने देख ली कौन सी है, sp2। तो sp2 ये हाइब्रिडाइज्ड है, तो मैं यहाँ पर अलग से बना रहा हूँ sp2, 1 2 3 सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने कह दिया sp2। इसके बाद एक p बच गया हमारे पास, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड था, और इसके बाद d बच गया 1 2, इस तरीके से, ठीक है। तो sp2 के पास अब 2 इस ऑक्सीजन के पास है, 2 इसके पास है और 2 इसके पास है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि पहला ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से ही बना देता हूँ मैं, ये तो पहला ऑक्सीजन है, ये सेकंड वाला ऑक्सीजन है, और ये थर्ड वाला ऑक्सीजन है। अब आप देखिएगा, एक ने यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरे ने यहाँ दे दिया, और तीसरे ने यहाँ दे दिया। 3 सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं, 1 2 3, ये पेयरिंग कर दी, इनमें ये पेयरअप हो गए हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, एक ये है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसने दे दिया, पी वाले ने पिक को दिया है, तो पी पाई बॉन्ड हम इसको कह देंगे। ऑक्सीजन के पास तो डी तो है नहीं, तो इसका पी और इसका पी। दूसरे केस में इसका पी और इसका डी, तो क्या हो गया, पी पाई डी पाई हो गया। तीसरे केस में इसका पी और इसका डी, तो इसको हम क्या कहेंगे, पी पाई डी पाई बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो हम इस चीज़ को कैसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं, अगर हमसे SO3 का पूछ लिया जाए तो हम इसको डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, एक पी पाई बॉन्ड होता है और 2 पी पाई डी पाई बॉन्ड होता है। अगर आपको देखते ही बताना है तो देखते ही आप ऐसे करके sp2 हो गया, उसके बाद आप देख लिया करो, एक पिक का बचा है तो पी पाई बनेगा, डिक का बचा है तो पी पाई डिक का बचा है तो पी पाई डी पाई। तो इस तरीके से आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया SO2 में कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड होंगे, ऑप्शंस दे देंगे, आप सिंपल सा कहोगे SO2 में एक पी पाई और एक पी पाई डी पाई। अगर आपसे SO3 का पूछा जाए तो आप आसानी से कह सकते हो 1 पी पाई एंड 2 पी पाई डी पाई। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 पी पाई एंड 2 पी पाई डी पाई बॉन्ड बनेंगे। ये पी पाई डी पाई की कहानी है। अब मैं आपके लिए सोल्व करने के लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। तो अपने आप सोल्व करना है, आपको पता करना है XeO3 की स्ट्रक्चर पता करोगे, उसके बाद उसमें कितने पी पाई और कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड हैं, ये आपको देखना है, ठीक है। जीनोन का ऑक्टेट पूरा है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। XE है, इस पे क्या है, लोन पेयर है, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो इस स्ट्रक्चर को देखते हुए जीनोन का P कम्प्लीटली फिल्ड है, इसका D वैकेंट है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इसने 2 4 6 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड चाहिएंगे आपको। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि कितने पी पाई और कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड बनेंगे, और मुझे लगता है आप आसानी से इसको कर पाओगे। थैंक यू।